प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और डेली क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। आप लोगों के लिए डेली बेहतरीन से बेहतरीन प्रश्नों का कलेक्शन लाया जा रहा है और कोशिश किया जा रहा है कि आधुनिक भारत के इतिहास के ज़्यादातर पोर्शन आपके कवर हो जाएं, जहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। और आज के प्रश्न भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। और आज आपका पहला प्रश्न है, भारत में लोक सेवाओं के विकास के संदर्भ में कौन सा कथन है जो सत्य है? लोक सेवाओं के विकास के बारे में कौन सा कथन है जो सत्य है, आपको ये बताना है। फटाफट उत्तर दीजिएगा, क्या है जो आपका सही हो जाएगा। तो आपका पहला ऑप्शन है, कॉर्नवालिस ने लोक सेवाओं का भारतीयकरण कर दिया क्योंकि यह कम खर्चीली थी एवं भारतीय परिस्थितियों व परंपराओं के अनुरूप थी। दूसरा कह रहा, लोक सेवाओं में प्रतियोगी परीक्षा द्वारा नियुक्ति की संकल्पना को 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा लागू किया गया था। तीसरा कह रहा, दोनों बातें सही हैं। और चौथा कह रहा, कोई भी सही नहीं है। चलिए बताइएगा, क्या है जो आपका सही हो जाएगा। और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल कॉमन सेंस का है। तो बताएंगे क्या है जो आपका सत्य हो जाएगा। तो याद रखिएगा, आपका क्या सही है। आपका केवल और केवल दूसरा सही है, पहला सही नहीं है। क्योंकि जो कॉर्नवालिस हैं, इनको भारतीयों की योग्यता और चरित्र में विश्वास नहीं था, इसीलिए उन्होंने लोक सेवाओं का पूरी तरह से क्या कर दिया, यूरोपीयकरण कर दिया था। यहाँ पे कह रहा उन्होंने भारतीयकरण कर दिया, ये सत्य नहीं है। क्योंकि कॉर्नवालिस को लोक सेवाओं के लिए भारतीयों पर भरोसा नहीं है, उनके चरित्र पर, उनकी योग्यता पे विश्वास नहीं है, इसीलिए उन्होंने इसका यूरोपीयकरण कर दिया। ये पूरी की पूरी बात आपकी क्या हो गई है, गलत हो गई है, इसलिए ये सत्य नहीं है। दूसरा बिल्कुल सही है। लोक सेवाओं में खास करके 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा लोक सेवाओं में यूरोपीयकरण के सिद्धांत को जो है वो धीरे धीरे करके छोड़ दिया गया। इसके पहले देखिए, यूरोपीयकरण किया है, किसने किया है? कॉर्नवालिस ने। लेकिन जब 1833 का चार्टर एक्ट आता है तो वहाँ पे पहली बार कहा जाता है कि भारतीयों के साथ कलर के आधार पे, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, क्षेत्रीयता के आधार पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो उस यूरोपीयकरण की जो सोच थी, जो सिद्धांत थी, उसको 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा छोड़ा गया या हटाया गया। और इसी को आगे सैद्धांतिक रूप से 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा पूरी तरह से सही कर दिया गया। खुली प्रतिस्पर्धा के लिए जो है परीक्षाओं को लागू कर दिया गया, यानी कि लोक सेवाओं में प्रतियोगी परीक्षा द्वारा नियुक्ति की संकल्पना 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा लागू कर दिया गया। ये पूरी तरह से लागू कर दिया गया सैद्धांतिक रूप से। पहला सही नहीं है, दूसरा बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। भारत में जिस समय रॉलेट एक्ट लागू किया गया था उस समय यहाँ का वायसराय कौन था? आपको बताना है, जिस समय भारत में जो है रॉलेट एक्ट लागू किया गया उस समय भारत का वायसराय कौन था? बहुत ही आसान है और आप सभी को इसका उत्तर पता होगा। आप सभी लोगों को मालूम होगा कि जिस समय रॉलेट एक्ट लागू हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था। पहला ऑप्शन है आपका लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, दूसरा है लॉर्ड चैम्सफोर्ड, तीसरा है लॉर्ड रीडिंग और चौथा है लॉर्ड इरविन। काफ़ी आसान है, आप सभी को पता है। जो चैम्सफोर्ड है, इनका टाइम पीरियड 1916 से 21 का है और यही हो जाएंगे। टाइम पीरियड भी याद रखिएगा, 1916 से 21 में है आपके चैम्सफोर्ड। और इन्हीं के टाइम पीरियड में आया था आपका रॉलेट एक्ट, जिसको बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का कानून कहा गया। इसको काला कानून कहकर भी संबोधित किया गया था, जिसके तहत मजिस्ट्रेट संदेह के आधार पर ही किसी भी व्यक्ति को अनिश्चित काल के लिए जेल में डाल सकता था। इसीलिए इसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था। तो आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सा लॉर्ड डलहौजी के काल में संपन्न हुआ? इसमें से कौन सी घटना है जो डलहौजी के टाइम पीरियड में हुआ है, आपको ये बताना है। और ये भी आपके लिए काफ़ी आसान है, क्योंकि आप लोगों ने ये सारी चीज़ें लगभग काफ़ी कुछ आप लोग पढ़ चुके हैं कि जो आपके डलहौजी हैं, इन्होंने व्यपगत का सिद्धांत लागू किया था, जिसके तहत इन्होंने बहुत सारे जो है काम किए। इसके अलावा इन्होंने और भी बहुत सारी गतिविधियों को अंजाम दिया है। कह रहा भारत में तार का विकास, दूसरा कह रहा उपाधियों एवं पेंशनर की समाप्ति, तीसरा कह रहा है लोक निर्माण विभाग की स्थापना, चौथा कह रहा है बरार का विलय और पांचवा कह रहा है शिक्षा के टामस व्यवस्था और आपका छठा कह रहा है कि उपरोक्त सभी। तो निश्चित ही आप सभी को पता है
कि यहाँ पे लिखी हुई सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये एग्ज़ाम में बार बार पूछी भी जाती हैं, तो निश्चित कोई दिक्कत नहीं है, आपकी सारी बातें सही हैं। भारत में तार व्यवस्था का जो विकास है ये गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड में हुआ है और इनके टाइम पीरियड में लगभग 4000, याद रखिएगा 4000 मील लंबी जो है लाइनें बिछाई गई हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। और इन्होंने क्या किया था, उपाधियों का और पेंशनों को बंद कर दिया था, जिसके तहत 1853 में इन्होंने पेशवा के का भी पेंशन बंद कर दिया उनकी मृत्यु के बाद, और उनके दत्तक पुत्र नाना साहब इसी पेंशन के लिए विद्रोह कर रहे थे। ये किसने किया है, डलहौजी ने ही किया है। और आपका लोक निर्माण विभाग जिसको PWD कहते हैं, इसकी स्थापना भी इन्होंने ही किया है भवन और सड़कों के निर्माण के लिए, तो याद रखिएगा आपका ये भी सही है। बरार का विलय भी इन्होंने 1853 में कर लिया था, 1853 में इन्होंने बरार का विलय भी कर लिया था। और जो आपका शिक्षा पर टॉमसन व्यवस्था लाई गई थी, ये भी इन्हीं के टाइम पीरियड में आया था, 1853 में ही आया था, याद रखिएगा टॉमसन व्यवस्था भी इन्हीं के टाइम पीरियड का है। और आप सभी को पता है 1854 में वुड डिस्पैच भी इन्हीं के समय में आया था। इस तरह से याद रखेंगे, आपकी सारी बातें बिल्कुल सही हैं, ये सारे तथ्य एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार, तो इनको आपको बिल्कुल और बिल्कुल याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, इसमें से कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है, आपको वो बताना है। पहला कह रहा है 1799 में लॉर्ड वेलेस्ली ने प्रेस नियंत्रण अधिनियम द्वारा सभी समाचार पत्रों पर नियंत्रण लगा दिया था। दूसरा कह रहा है विलियम बेंटिक ने 1818 में प्रेस सेंसरशिप को समाप्त कर दिया। और तीसरा कह रहा है भाषाई समाचार पत्रों के सरकार विरोधी आचरण के कारण लॉर्ड लीटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास किया था। आपको बताना है इसमें से कौन सी बात है जो सत्य नहीं है। और चौथा कह रहा है कि कोई भी ऐसा नहीं है जो सही ना हो, यानी कि सभी सही हैं। बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य हैं और कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप सभी को इसका उत्तर बिल्कुल और बिल्कुल पता होना चाहिए। आपका कौन सा है जो सत्य नहीं है, फटाफट उत्तर देंगे क्या है जो सही नहीं है। तो सभी को पता है, बिल्कुल कॉमन सेंस का है कि 1818 में विलियम बेंटिक कहाँ हैं और वो जो है प्रेस पर सेंसरशिप जो है ये समाप्त करवा रहे हैं मेटकाफ के द्वारा, लेकिन वो तो 1835 की घटना है। 1818 में जो टाइम पीरियड है ये लॉर्ड हार्डिंग का है। लॉर्ड हार्डिंग जो है ये उदारवादी और प्रगतिशील व्यवहार के हैं और इन्होंने ही 1818 में समाचार पत्रों पर लगे हुए जितने भी प्रतिबंध थे वो हटाए थे। पहला बिल्कुल सही है कि 1799 में वेलेस्ली ने समाचार पत्रों पर सेंसरशिप लगा दिया था और उन्होंने ये लागू कर दिया कि अगर समाचार पत्रों को प्रकाशित करना चाहते हैं तो उसके लिए सरकार के सचिव के पास उसका पहले प्रतिलिपि भेजना होगा। जब वो उसको मतलब जो है एक तरीके से कहिए कि इजाज़त दे देंगे तब आप उसको आगे बढ़ाएंगे। तो याद रखिएगा, आप सभी को पता है कि जो आपके भाषाई समाचार पत्र हैं ये सरकार विरोधी आचरण के कारण लीटन ने इन पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगाया था। आप सभी को पता है 1857 की क्रांति के पश्चात जो हमारे यहाँ के समाचार पत्र थे उसमें अंग्रेज़ों की खुली आलोचना की जाने लगी, बहुत ही ज़्यादा आलोचना की जाने लगी, जिससे अंग्रेज़ सोचने लगे कि इनको पढ़ पढ़ के लोग फिर से हमारे खिलाफ आंदोलन कर सकते हैं या फिर से ये हमारे खिलाफ विद्रोह कर सकते हैं। इसी वजह से लॉर्ड लीटन का टाइम आपको याद होगा, मैंने कल बताया था कि 1878 में उन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू कर दिया था, यानी कि जितने भारतीय भाषाओं में समाचार पत्र लागू मतलब छपते हैं उन सभी के ऊपर प्रतिबंध वो बिना इजाज़त बिना प्रति जो है दिखाए उसको आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। तो याद रखेंगे लॉर्ड लीटन ने ऐसा किया है और कब किया है, 1878 में किया है। चूँकि 1857 की क्रांति के बाद लोग बहुत ज़्यादा सरकार की बुराई करने लगे थे समाचार पत्रों के माध्यम से, इसलिए 1700 जो आपका 99 में ये वेलेस्ली ने लगाया था नियंत्रण, इसको 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग ने समाप्त कर दिया था। 1835 में आप देखेंगे विलियम बेंटिक के टाइम पीरियड में फिर से ये समाप्त किया गया है और फिर आप देखेंगे 1857 के बाद फिर से लीटन ने क्या किया है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ला करके उस पर फिर से प्रतिबंध लगा दिया है। इस तरह से देखिए कौन कौन से गवर्नर जनरल हैं जो प्रतिबंध लगा रहे हैं और कौन है जो हटा रहे हैं। ये सारे एग्जाम में क्वेश्चन बार बार बनते हैं, तो याद रखिएगा वेलेस्ली ने लगाया है पहले, बाद में आगे चल करके लीटन ने बहुत ही ज़्यादा लगा दिया था। वारेन जो है
जो आपके हेस्टिंग है, लॉर्ड हेस्टिंग, ये भी समाचार पत्रों से सेंसरशिप हटा रहे हैं। और आपके जो विलियम बेंटिक है, इनके टाइम पीरियड में मेटकाफ ने भी सेंसरशिप को हटाया है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सत्य है? आपको सत्य कथन बताना है और ये भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपका पहला पॉइंट है, भारत में सर्वप्रथम 1856 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा तार विभाग की स्थापना की गई थी। दूसरा कह रहा है, लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1857 में लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर कोलकाता, मुंबई तथा मद्रास में एक विश्वविद्यालय खोला गया। तीसरा कह रहा दोनों बातें सही हैं और चौथा कह रहा कोई भी सही नहीं है। आपको सत्य बताना है, बताएंगे कौन सा कथन है जो आपका सही हो जाएगा, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फटाफट उत्तर दीजिएगा आपका क्या सही हो जाएगा, और ये भी आपके लिए बिल्कुल कॉमन सेंस का है। कल का और आज का क्लास काफ़ी कुछ एक दूसरे पर निर्भर है, तो आपने अगर कल अच्छे से पढ़ा है तो आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपका क्या है जो सत्य है? आपका केवल और केवल दूसरा जो है ये क्या है? सत्य है। केवल और केवल दूसरा सही है। पहला जो कह रहा है ये क्यों गलत है? क्योंकि आप सभी को पता है कि भारत में सर्वप्रथम 1856 में कैनिंग ने नहीं, बल्कि कौन करेंगे? जिनके टाइम पीरियड में सबसे ज़्यादा डाक तार बिछाया जा रहा है वो है आपके डलहौजी। तो क्या करेंगे? भारत में डलहौजी के काल में ही सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक जो टेलीग्राफ सिस्टम है ये 1852 में जो है शुरू हुआ था। और पहला जो डाक तार था, याद रखिएगा ये क्वेश्चन आया है कि पहला जो डाक तार है ये कहाँ से कहाँ बिछाया गया था या कहाँ से कहाँ स्थापित किया गया था? तो पहला डाक तार कलकत्ता से, याद रखिएगा, कलकत्ता से आगरा के बीच में पहला डाक तार जो है ये शुरू किया गया था। और ये किसके समय काल की बात है? तो ये डलहौजी के समय काल की बात है। इन्हीं के टाइम पीरियड में सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक टेलीग्राफ सिस्टम शुरू किया गया था। इसलिए आपका पहला गलत हो गया, चूँकि ये कैनिंग नहीं है बल्कि डलहौजी हैं। दूसरा बिल्कुल सही है कि लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1857 में लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर कोलकाता, मुंबई और आपके मद्रास प्रेसिडेंसी में विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। ये क्वेश्चन कई बार आया है, इसको याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपका पहला नहीं सही है लेकिन दूसरा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन है जो सत्य है? आपको सत्य कथन बताना है, कौन सा है जो सत्य है। पहला कह रहा है, बेंटिक की न्यायिक सुधार की अवधारणा बेंथम और मिल की उपयोगितावादी विचारधारा से प्रभावित थी। दूसरा कह रहा है, बेंटिक ने दंड विधान को और भी कठोर किया था ताकि अपराधों पर अंकुश लगाया जा सके। तीसरा कह रहा है, बेंटिक के समय अदालतों में फारसी के स्थान पर अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाने लगा। चौथा कह रहा है, सभी बातें सही हैं। आपको सत्य बताना है बच्चा लोग, ध्यान से देखिएगा और सही बताइएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और कोशिश कीजिएगा कि आप लोग सही उत्तर दे सकें। अगर गलत होता है तो टेंशन की कोई बात नहीं है, आप इसको बार बार रिविज़न कर लेंगे तो आगे से आप लोगों को बिल्कुल भी समस्या नहीं होगा। आपको सत्य कथन बताना है और आप सभी को इसका उत्तर बिल्कुल और बिल्कुल पता होना चाहिए। आपका केवल और केवल पहला सही है। बेंटिक एक अच्छे गवर्नर जनरल हैं। रिपन के पहले यही ऐसे गवर्नर जनरल हैं जो थोड़े से अच्छे हैं, और इन्होंने न्यायिक सुधार की अवधारणा जो है इनकी बेंथम और मिल से की उपयोगिता वाली विचारधारा से बिल्कुल प्रभावित है। जो आपका दूसरा है ये गलत नहीं है, क्योंकि जो आपके विलियम बेंटिक हैं इन्होंने कहा कि अपराधियों को जो कठोर से कठोर दंड दिया जाता है उसको कम किया जाए, और जो कोड़े मारने की प्रथा थी उसको भी इन्होंने समाप्त कर दिया था। यानी कि ये अपराधियों को जो सज़ा दिया जाता है बहुत कठोर, इसको ये कहते हैं कि बंद कीजिए, और जो कोड़े मारने की जो सज़ा है इसको भी नहीं दिया जाना चाहिए। बेंटिक के समय में अदालतों में फारसी भाषा के स्थान पे अंग्रेजी भाषा को नहीं बल्कि प्रांतीय भाषा को अपनाया गया था। यानी कि जिस प्रांत का न्यायालय है उसी प्रांत में जो भाषा बोली जाती है उसी को ही कानून की भाषा बना दिया जाए, ताकि स्थानीय लोगों को अपनी बात कहने और समझने में समस्याएं ना हो। तो याद रखेंगे ये कठोरता को कम कर रहे हैं, यहाँ तक कि कोड़े मारने की व्यवस्था को भी समाप्त कर रहे हैं। साथ ही ये फारसी के स्थान पे अंग्रेजी जो है, यानी कि जो फारसी के स्थान पे अंग्रेजी नहीं ला रहे बल्कि प्रांतीय भाषाओं को शुरू करने की बात करते हैं, ताकि लोगों को समस्याएं ना हो। क्योंकि व्यक्ति तब पढ़े लिखे नहीं थे, अंग्रेजी इतना बड़े पैमाने पे लोग नहीं समझते थे, स्थानीय स्तर के लोग अपनी ही स्थानीय भाषा को समझते हैं। इसी वजह से उन्होंने ये नियम लागू किया था। न्यायालयों में बेहतरीन नियम थे। अगला क्वेश्चन देखिए,
प्रशासन में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने तथा कुशलता लाने हेतु किसने प्रशासनिक अधिकारियों के वेतन में अत्यधिक वृद्धि की? आपको बताना है प्रशासन में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए तथा कुशलता लाने हेतु कौन से ऐसे गवर्नर जनरल हैं जिन्होंने अधिकारियों के वेतन को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था? आपको बताना है वो कौन है। पहला है वेलेस्ली, दूसरे हैं कॉर्नवालिस, तीसरे हैं वारेन हेस्टिंग और चौथा है बी और सी यानी कि 2 और 3 दोनों। आपको बताना है कौन ऐसा कर रहे हैं प्रशासन से भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए, कुशलता लाने के लिए जो है अधिकारियों का वेतन बढ़ा रहे हैं। तो याद रखिएगा आपके वारेन हेस्टिंग और कॉर्नवालिस दोनों ने प्रशासनिक अधिकारियों को वेतन को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया ताकि भ्रष्टाचार रुके और कुशलता आए। लेकिन क्या ये हुआ? नहीं। इतना सब कुछ करने के बाद, वेतन को बढ़ाने के बावजूद भी भ्रष्टाचार और कुशासन नहीं रुका। क्योंकि आप सभी को पता है बंगाल के जो पहले गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? क्लायू थे। क्लायू के टाइम से ही ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई कि घूस लेना और जो है घूस ले करके अपने जो है आमदनी को बढ़ाना, और ये प्रोसेस चलता रहा। इसी को रोकने के लिए वारेन हेस्टिंग जब आते हैं तो वेतन बढ़ा देते हैं और अतिरिक्त व्यापार नहीं करने देते। वो कहते हैं कि आप अतिरिक्त निजी व्यापार नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ कंपनी के प्रशासन का काम करेंगे, इसके लिए हम लोग आपका वेतन बढ़ा रहे हैं। इसी काम को कॉर्नवालिस ने भी किया कि अंकुश लगे और वो प्रशासन में बेहतर तरीके से भागीदारी करें, उन्होंने भी वेतन बढ़ा दिया। लेकिन आउटपुट ये निकल के आया कि इससे लोगों के सेहत पे कोई असर नहीं पड़ा, यानी कि प्रशासन से भ्रष्टाचार दूर नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप सभी को इसका उत्तर बताना है। निम्नलिखित घटनाएं किस गवर्नर जनरल के काल में घटित हुई हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ये घटनाएं पढ़नी है और बतानी है कि ये किस गवर्नर जनरल के टाइम की बात हो सकती है। पहला कह रहा है बैरकपुर का सैनिक विद्रोह, दूसरा कह रहा है प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, तीसरा कह रहा है यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत। तो अब आपको बताना ये सारी घटनाएं कौन से गवर्नर जनरल के टाइम में हो सकती हैं। पहला है हेस्टिंग, दूसरा है मिंटो, तीसरा है एमहर्स्ट और चौथा है लॉर्ड ऑकलैंड। तो बैरकपुर का जो सैन्य विद्रोह हुआ है ये याद रखिएगा, ये कब की घटना है? कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बैरकपुर में जो सैन्य विद्रोह हुआ था वो कब हुआ था? तो ये 1824 में हुआ था। प्रथम जो आंग्ल बर्मा युद्ध है ये आपका 1824 में शुरू हुआ था और 26 में समाप्त हो गया था, तो 24 से 26 की घटना है। और यंग बंगाल आंदोलन जो है ये 1826 में शुरू हुआ है। ये घटनाएं अगर आपको पता चल गई हैं तो आप अनुमान लगाइए कि इस समय कौन सा गवर्नर जनरल हो सकता है। तो आई थिंक आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि यहाँ सारे गवर्नर जनरल आपके लिए बिल्कुल नए हैं। तो याद रखिएगा कौन है, आप सभी को मैं पढ़ा चुकी हूँ कि जब बैरकपुर का सैन्य विद्रोह हुआ था उस समय लॉर्ड एमहर्स्ट ही जो है बंगाल के गवर्नर जनरल थे। तो आपका ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बताएंगे फटाफट। अब आप सभी को दिक्कत नहीं होगा, लॉर्ड एमहर्स्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय परिसीमन समिति का गठन किसके समय में किया गया था? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारतीय परिसीमन समिति का गठन किसके समय में किया गया है? पहला है लॉर्ड लिनलिथगो, दूसरा है लॉर्ड बेबल, तीसरा है लॉर्ड विलिंगटन और चौथा है लॉर्ड रीडिंग। बताएंगे किसके टाइम पीरियड में भारतीय परिसीमन समिति का गठन किया गया है। और ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी है और आसान भी होना चाहिए। तो याद रखेंगे क्या हो जाएगा, भारतीय परिसीमन समिति का गठन कब किया गया है ये याद रखिएगा। 1935 में इसकी गठन किया गया है। 1935 में गठन किया गया है। तो उस समय कौन से गवर्नर जनरल हो सकते हैं? बेबल तो होंगे नहीं, रीडिंग तो 1921 में थे, लिनलिथगो और आपके वेलिंगटन में कन्फ्यूजन हो सकता है। तो याद रखिएगा कौन होंगे, लॉर्ड वेलिंगटन हो जाएंगे। लॉर्ड वेलिंगटन का टाइम पीरियड है जिनके टाइम पीरियड में आपका भारतीय परिसीमन समिति का गठन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही है? पहला कह रहा है सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कानून एवं व्यवस्था की स्थापना के लिए पुलिस बल को संगठित किया। दूसरा कह रहा है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने प्रत्येक डिवीज़न के लिए एक पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति की। तीसरा कह रहा है दोनों बातें सही हैं और चौथा कह रहा है कि कोई भी बात सही नहीं है। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यही सारी चीज़ें हमने अपनाई हैं अंग्रेज़ों से, तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल पता होनी चाहिए कि किसने किया था भारत में। तो बताना है बच्चा लोग कि क्या है जो सही है। तो आपका केवल और केवल पहला सही है, इसमें तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पुलिस प्रशासन कानून व्यवस्था के जनक कॉर्नवालिस को ही कहा जाता है, इन्होंने ही संगठित किया है। दूसरा क्यों गलत है?
चूँकि प्रत्येक डिवीज़न के लिए एक पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति जो किया है वो बेंटिक नहीं कर रहे हैं बल्कि मेयो कर रहे हैं। मेयो ने जो है प्रत्येक डिवीज़न के लिए एक पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति की बात की थी, जिसको एसपी भी कहा जाता है, ये मेयो ने किया था। जो विलियम बेंटिक हैं इन्होंने तो पुलिस अधीक्षक के पद को समाप्त कर दिया था। अगर पूछे कि पुलिस अधीक्षक के पद को समाप्त किसने किया है, तब हो जाएगा विलियम बेंटिक। लेकिन इसको जो है प्रत्येक डिवीज़न के लिए नियुक्त किसने किया है, तो मेयो ने किया था। मेयो ने नियुक्त किया है और बेंटिक ने उसको समाप्त कर दिया है। तो याद रखिएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 सही नहीं है। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी आसान है और बेहतरीन है। कह रहा है सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था। कौन सा गवर्नर जनरल है जो भारत में सिक्किम का विलय कर रहे हैं। पहला है लॉर्ड हेस्टिंग्स, दूसरा है लॉर्ड विलियम बेंटिक, तीसरा है लॉर्ड डलहौजी और चौथा है लॉर्ड ऑकलैंड। आप सभी को बताना है कि सिक्किम का भारत में विलय किसने किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए क्योंकि आयोग के द्वारा पूछा भी गया है। तो बताइए क्या हो जाएगा जो आपका सही हो जाएगा। तो याद रखिएगा साम्राज्य विस्तार के लिए सबसे जो बेहतरीन काम किया है वो आप सभी को पता है कि डलहौजी ने किया है। तो ये काम भी किसका हो सकता है, डलहौजी का ही हो सकता है। तो ये कौन कर रहे हैं, डलहौजी कर रहे हैं। और किस आधार पे कर रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि जो सिक्किम है यहाँ पे हमारे डॉक्टरों के साथ, इनके 2 डॉक्टरों के साथ वहाँ पे दुर्व्यवहार हो गया था और इसी का आरोप लगा करके इन्होंने 1850 ईस्वी में सिक्किम को भारत में मिला लिया था, सिर्फ इसलिए कि इनके वहाँ 2 डॉक्टर रहते थे जिनके साथ वहाँ पे दुर्व्यवहार हो गया था। तो आपका तीसरा जो है ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कौन सा कथन है जो सही है। असैनिक प्रशासन 1905 के बारे में कौन सी बात है जो सही है, आपको ये बताना है। पहला है लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया। दूसरा कह रहा है पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बनाया गया। तीसरा कह रहा है दोनों बातें सही हैं और चौथा कह रहा कोई भी सही नहीं है। तो देखिए बताइएगा क्या सही होगा। कह रहा है कि असैनिक प्रशासन निम्न प्रशासन 1905 के संदर्भ में कौन सा कथन है जो सही है, सही बताना है। और ये भी आपके लिए बेहतरीन प्रश्न है। तो याद रखेंगे यहाँ पे लिखी हुई आपकी जो दोनों बातें हैं ये बिल्कुल सही हैं। लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं का पुनर्गठन करने का निर्णय लिया था और पूर्वी बंगाल और असम नामक नया प्रांत बनाया गया था। आप सभी को पता होगा कि जो असैनिक प्रशासन 1905 है इसके संदर्भ में जो कर्जन का काल है वो 1899 से 1905 का है। ये 1899 से लेकर के 1905 तक थे। लगभग आप देख रहे हैं कि ये 6 वर्षों तक भारत के गवर्नर जनरल रहे हैं और इस दरमियान इन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य का जो सीमा है वो सबसे ज़्यादा विस्तारित कर दिया था और इसीलिए इनका टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा विवादित भी रहा। खास करके बंगाल विभाजन जो है ये एक तरीके से कि काफ़ी बड़ा प्रहार किया इन्होंने राष्ट्रवाद पर। और आप देखेंगे 1905 में इन्होंने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठन करने का निर्णय भी लिया था और इसी वजह से इन्होंने बंगाल प्रेसिडेंसी, जिसमें आपका बंगाल भी था, बिहार भी था और उड़ीसा भी शामिल थे, इसको 2 भागों में बांट दिया। एक कह दिया पूर्वी बंगाल होगा और दूसरा कहा इन्होंने पश्चिमी बंगाल होगा। पूर्वी बंगाल में असम को मिला करके एक नया प्रांत बनाया इन्होंने और दक्षिणी जो आपका मतलब पूर्वी बंगाल में आप देखेंगे असम भी था, वर्तमान का जो ढाका है ढाका भी था, चटगांव भी था, ये सब मिला के पूर्वी बंगाल बना दिया। और पश्चिमी बंगाल में बचा हुआ उड़ीसा और बिहार को मिला करके नागपुर का जो क्षेत्र यानी कि झारखंड वगैरह इन सबको मिला करके पश्चिमी बंगाल बना दिया था। यहाँ तक कि कर्जन ने मद्रास और मध्य प्रांत की सीमाओं का भी निर्धारण किया था, उसकी सीमाओं में भी बदलाव किया था। और इन्होंने जो बंगाल विभाजन का कारण बताया वो कहा था कि प्रशासनिक असुविधा हो रही क्योंकि बहुत बड़ा है और इसीलिए हमें दिक्कत हो रही है इसको चलाने के रूप में, इसीलिए हमने प्रशासनिक रूप से असुविधा को देखते हुए बंगाल का विभाजन 2 भागों में कर दिया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। लेकिन ऐसा नहीं था, ये विभाजन इन्होंने धार्मिक आधार पर किया था जिससे संप्रदायवाद जो है वो बढ़े और स्वतंत्रता आंदोलन को कमज़ोर कर दे। तो ये इनका काम सबसे ज़्यादा विवादित रहा, इसी वजह से इतिहास में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं।
तो याद रखिएगा 2 बंगाल हो गया था बंगाल, एक पूर्वी बंगाल जिसमें असम, ढाका और चटगांव वगैरह था, दूसरा पश्चिम बंगाल था जिसमें बिहार, उड़ीसा, झारखंड जैसे क्षेत्र थे। इसीलिए आज भी हम इसे पश्चिम बंगाल ही कहते हैं, क्योंकि ये बंगाल का पश्चिमी पार्ट था। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी अपने आप में बहुत ही शानदार है। कह रहा है निम्न गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस का अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला कहकर उपहास किया था? कौन सा गवर्नर जनरल है जो कांग्रेस को कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व कर रहा है ये, और ये कह के इन्होंने उपहास किया था। और आप सभी को पता होगा, मैं ये चीज़ पढ़ा चुकी हूँ। पहला है लॉर्ड डफरिन, दूसरा है लॉर्ड कर्जन, तीसरा है लॉर्ड मिंटो और चौथा है लॉर्ड लैंसडाउन। तो निश्चित ही इसमें आप लोग को दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये रिपीटेड प्रश्न है और आप सभी को इसका उत्तर बिल्कुल और बिल्कुल पता होगा कि ये बात डफरिन ने कहा था कि जो कांग्रेस है ये सूक्ष्म दर्शी अल्पसंख्यकों का एक संगठन है, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। इन्हीं के टाइम पीरियड में कांग्रेस बना है और यही कांग्रेस का मजाक भी उड़ा रहे हैं। तो याद रखिएगा जो डफरिन है इनका टाइम पीरियड जो था ये भी इम्पॉर्टेंट है। 1884 से लेकर के ये 88 तक भारत के गवर्नर जनरल थे और इन्हीं के टाइम पीरियड में 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो ये आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट था। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन। सर टॉमस मुनरो किन वर्ष में मद्रास के गवर्नर बने थे? किस वर्ष आपके जो टॉमस मुनरो हैं ये बंगाल के मतलब मद्रास के गवर्नर बन रहे हैं, आपको ये बताना है। पहला है 1830 से 27 ईस्वी, दूसरा 1819 से 26 ईस्वी, तीसरा 1822 से 29 ईस्वी और चौथा 1818 से 1825 ईस्वी। कौन सा है जो सही हो जाएगा? मद्रास के गवर्नर रहे हैं टॉमस मुनरो, इनके बारे में आपको बताना है। और आप सभी को ये पता होना चाहिए कि जो टॉमस मुनरो हैं इनके बारे में जो कार्यकाल है ये आपका पहला बिल्कुल सही है। 1820 से 27 के दरमियान ये गवर्नर जनरल रहे थे। और आप सभी को पता है इन्हें रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता भी कहा जाता है। मुनरो और रीड ने मिलकर रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया था। मैं आप लोग को पढ़ा चुकी हूँ कि 1792 में जो रीड हैं इन्होंने 12 महल में एक मतलब 12 महल वहाँ का क्षेत्र है दक्षिण का, 12 महल में पहली बार रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया था। इसके बाद इसको पूरी तरह से जो लागू किया 1820 ईस्वी में वो किया था आपके कैप्टन मुनरो ने किया था। 1820 में इन्होंने मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू कर दिया था। बम्बई में 1885 में लागू कर दिया गया और याद रखिएगा 1820 में कहाँ लागू कर रहे हैं ये क्वेश्चन आता है, तो ये मद्रास हो जाएगा। मद्रास आगे बढ़ा करके 1825 में क्या कर दिया गया, इसको बम्बई में भी लागू कर दिया गया और 1858 आते आते इसको दक्कन के पूरे क्षेत्र में रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू कर दिया गया था। इस तरह आप सभी को पता है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है ये भारत के सबसे ज़्यादा भूभाग पर फैला था, लगभग 51% भाग पर। ये क्वेश्चन आया है कितने प्रतिशत भाग पर रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू थी, तो 51% भाग पर रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू थी, जिसमें जो किसान होता था वो डायरेक्ट लगान सरकार को देता था, इसीलिए इसको रैयतवाड़ी कहा गया है। ये सारी बातें याद रखिएगा। पहली बार 1792 में रीड ने 12 महल में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की थी, लेकिन विधिवत तरीके से बड़े क्षेत्र पर 1820 में मुनरो ने लागू किया था, इसीलिए मुनरो को और रीड को मिला करके रैयतवाड़ी व्यवस्था का जनक कहा जाता है। टाइम पीरियड भी याद रखिएगा, 20 में मद्रास में, 25 में मुंबई में और 58 में पूरे दक्कन में ये व्यवस्था लागू कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन तो काफ़ी आसान है और आप सभी को पता है, स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था किस वायसराय ने प्रोत्साहन दिया, इसलिए इनको स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। तो इसमें तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है कि आप सभी को पता है कि जो रिपन है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। रिपन को ही स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति कौन से वायसराय अपना रहे हैं, आपको ये बताना है। पहला कह रहा है कि लॉर्ड म्यो, दूसरा कह रहा है लॉर्ड लिटन, तीसरा कह रहा है लॉर्ड डफरिन और चौथा कह रहा है लॉर्ड कैनिंग। और आपको ये बिल्कुल याद होना चाहिए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अफगानिस्तान के बारे में किसने अपनाया है आक्रामक रवैया, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। जो लिटन है इनका टाइम पीरियड काफ़ी विवादित है।
जब ये आए भारत में तो वो प्रधानमंत्री थे डिज़रायली। डिज़रायली भी आक्रामक रवैये के थे और उन्होंने लिटन को भेजा ही था इस मतलब जो है शर्त के साथ कि आप जाके अफ़गानिस्तान में अपना अधिकार करेंगे, अफ़गानिस्तान में जो अमीर लोग शासन करते हैं उनके साथ जो है व्यवहार बनाएंगे, उनके साथ जो है समानांतर संधियाँ स्थापित करेंगे। और इसी आदेश के साथ लिटन अफ़गानिस्तान के अमीरों से यह मांग करते भी हैं कि आप हमसे संधि कर लीजिए, हम मतलब जो है हमें अपने यहाँ एक इंग्लिश रेजिडेंट रखने दीजिए। लेकिन अफ़गानिस्तान ने क्या किया, इस बात को अस्वीकार कर दिया कि हम आपके इंग्लिश रेजिडेंट को अपने साम्राज्य में नहीं रखेंगे। और इसी के फलस्वरूप लिटन ने अफ़गानिस्तान पर आक्रमण किया था और इसी को कहा गया आक्रामक नीति लिटन का, जिनको भेजा किसने है, डिज़रायली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की है? इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने किया है? लॉर्ड मिंटो ने, लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड लिटन ने या लॉर्ड रिपन ने? आपको बताना है इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने किया है। और ये भी आपके लिए नया हो सकता है लेकिन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स है क्या? तो याद रखिएगा, जो यहाँ के देसी राजा थे और सामंत थे, जो देसी राजा हैं उनके राजकुमार और जो सामंत हैं उनके पुत्र को क्या करने के लिए, पुलिस प्रशिक्षण देने के लिए इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना की गई थी। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना राजाओं के, सम्राटों के राजकुमारों को और सामंतों के पुत्रों को जो है सैन्य प्रशिक्षण या सैन्य शिक्षा देने के लिए किया गया था। और ये काम कौन कर रहे हैं? ये काम आपके लॉर्ड कर्जन ने किया था। याद रखिएगा, कर्जन ने ही इसकी स्थापना की है। और इनका उद्देश्य क्या है? देसी राजाओं के राजकुमारों और सामंतों के पुत्रों को सैनिक शिक्षा की व्यवस्था करना। तो याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन भी आपका बहुत ही शानदार है, देखते हैं आप लोग इसका उत्तर दे पाते हैं या नहीं। इनमें से कौन अंग्रेजी में अनुदित प्राचीन भारतीय धार्मिक गीति काव्य सॉन्ग्स फॉर प्रिजन से संबंध है? इनमें से कौन से हैं जिन्होंने अंग्रेजी में अनुवादित प्राचीन भारतीय धार्मिक गीत काव्य सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन से संबंधित है? यानी कि गीत कैदियों के लिए हमारे धार्मिक गीतों का अंग्रेजी में अनुवाद करके इस नाम से किसने किया है, आपको ये बताना है। पहला बाल गंगाधर तिलक, दूसरा है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा है मोहनदास करमचंद गांधी और चौथा है सरोजनी नायडू। तो ये भी आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आप सभी को इसका उत्तर बिल्कुल बिल्कुल याद कर लेना है। जो गांधी जी हैं, ये जब एरवदा जेल में बंद थे उस दरमियान इन्होंने भारतीय जो धार्मिक गीत काव्य हैं इनका अंग्रेजी में अनुवाद किया था। और इसका नाम क्या रखा था? इसका नाम रखा गया सॉन्ग्स फॉर प्रिजन। ये कौन कर रहे हैं? महात्मा गांधी कर रहे हैं। एरवदा पुणे के जेल में जब वो बंद थे तब उन्होंने इस धार्मिक जो गीत हैं इनका अंग्रेजी में अनुवाद किया है। नाम भी याद रखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, कथन कारण का है। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना और लिंग्विस्टिक के काल में हुई थी। यहाँ पे लिंग्विस्टिक नहीं होगा बल्कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। कह रहा है कि आपका बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो हुआ है यहाँ पे हेस्टिंग होना चाहिए था, हेस्टिंग के काल में हुआ है। याद रखिएगा कौन हो जाएंगे, हेस्टिंग के काल में हुई थी। और उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विद्युत व्यवस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। दूसरा कह रहा, वारेन हेस्टिंग्स स्वयं एक अद्भुत विद्वान तथा प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था जो संस्कृत, फारसी, अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहन करता था। आपको बताना है कि कौन सा आपका सही हो जाएगा। देखिए, कथन कारण दोनों सही है और व्याख्या भी। कथन कारण दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं। कथन सही है लेकिन कारण गलत है। और आपको बताना है कि कारण जो है वो सही है लेकिन मतलब कथन गलत है। आपको बताना है क्या है जो कि आपका सही हो जाएगा। और ये भी आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। चलिए दीजिएगा फटाफट उत्तर, क्या होगा आपके हिसाब से। देखते हैं आप लोग इसका क्या उत्तर देने वाले हैं। तो याद रखेंगे आपका क्या है जो सही हो जाएगा। आपका जो सही हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2, कथन कारण दोनों सही हैं लेकिन व्याख्या नहीं।
चूँकि कह रहा है, देखिए कथन भी सही है कि बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हेस्टिंग के काल में हुई थी और उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विद्युत व्यवस्था, यहाँ पे होना चाहिए था उक्त विद्वत व्यवस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। ये बात बिल्कुल सही है। और दूसरा भी सही है कि वारेन हेस्टिंग स्वयं एक अद्भुत विद्वान तथा प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था, यानी कि वो प्राच्य यानी कि हमारे यहाँ की जो विद्या है उसका समर्थन करता है, पाश्चात्य की नहीं करता, जो खुद संस्कृत, फारसी और अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहन करता है। तो दोनों बातें बिल्कुल ही सही हैं, लेकिन व्याख्या सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के बारे में कौन सा कथन है जो सही नहीं है? मार्ले मिंटो सुधार के बारे में क्या सत्य नहीं है, आपको ये बताना है। पहला कह रहा है इसका नामकरण ब्रिटिश सांसदों मिंटो और मार्ले के नाम पर किया गया। क्या इसका नामकरण ब्रिटिश सांसदों मिंटो और मार्ले के नाम पर किया गया? दूसरा, इसमें विधान परिषदों में निर्वाचित भारतीयों की संख्या में वृद्धि कर सीमित स्वशासन का उपबंध किया गया। तो तीसरा कह रहा है इनमें से उपबंध अंतर्निहित थे जिनसे यह सुनिश्चित हुआ कि ब्रिटिश अधिकारी इंपीरियल विधान परिषद में अपना बहुमत बनाए रखे। और चौथा कह रहा है कोई भी गलत नहीं है, यानी कि सभी सही हैं। क्या आपका सही है, आपको ये बताना है। क्या सही नहीं है, आपको ये बताना है। क्या है जो सत्य नहीं है, तो याद रखेंगे काफ़ी आसान है, बिल्कुल कॉमन सेंस का है। आपका जो सत्य नहीं है वो पहला नहीं है। आप सभी को पता है कि जो आपका 1909 का मार्ले मिंटो सुधार है, इसका नामकरण भारत सचिव मार्ले और वायसराय लॉर्ड मिंटो के नाम पर किया गया है। तो ये भारत सचिव हैं मार्ले, और आपके मतलब मार्ले जो है भारत सचिव हैं और मिंटो जो हैं ये आपके वायसराय हैं। इन्हीं के नाम पे इसका नाम जो है रखा गया था। और केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई, लेकिन गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य भी नियुक्त किया गया था। ये क्वेश्चन आता है कि प्रथम बार गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य को नियुक्त कब किया गया है, तो 1909 के अधिनियम में। और ये भी क्वेश्चन आता है कि गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य कौन था जिसे नियुक्त किया गया था, तो याद रखिएगा कौन थे, तो ये थे आपके सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये थे पहले व्यक्ति जिन्हें गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी में नियुक्त किया गया था। तो दूसरा बिल्कुल सही है आपका, और तीसरा भी सही है। इसके तहत आपने देखा था कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था भी की गई थी, और साथ ही गवर्नर जनरल और गवर्नरों को व्यवस्थापिका में प्रस्ताव को ठुकराने का अधिकार भी दिया गया था। तो दोनों बातें सही हैं। ब्रिटिश अधिकारी इंपीरियल विधान परिषदों में अपना बहुमत बनाए रखे, यानी कि ये क्या है, इनके पास अधिकार है, ये जो चाहे एक्सेप्ट कर सकते हैं, जो चाहे उसको मना कर सकते हैं। तो दूसरा तीसरा सही है, पहला सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अधीन भारतीय ईसाइयों तथा अन्य भारतीयों के प्रतिनिधित्व के लिए पृथक निर्वाचन मंडल बनाया गया? कौन सा अधिनियम है जिसके तहत ईसाइयों के लिए और अन्य भारतीयों के प्रतिनिधित्व के लिए पृथक निर्वाचन मंडल बनाया गया था? आपको अधिनियम बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है इंडियन काउंसिल एक्ट 1807, दूसरा कह रहा है भारतीय परिषद अधिनियम 1909, तीसरा कह रहा है भारत शासन अधिनियम 1919, और चौथा कह रहा है भारत शासन अधिनियम 1935। किसके तहत ईसाइयों और भारत के अन्य समुदाय के लोगों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी? तो आप सभी को पता होगा कि मुस्लिम लोगों के लिए जो पहली बार पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई वो मार्ले मिंटो के तहत 1909 में किया गया, और इसी को आगे बढ़ाते 1919 में जो चेम्सफोर्ड सुधार आया था, इसके तहत भी क्या किया गया, इसको विस्तारित किया गया है, और मुस्लिम के साथ साथ सिख को, भारतीय ईसाइयों को, यूरोपीय, यहाँ तक कि एंग्लो इंडियन के लिए भी पृथक निर्वाचन व्यवस्था का प्रावधान किया गया था। तो याद रखिएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। चार्टर एक्ट 1813 के संदर्भ में कौन सा कथन है जो सही नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आयोग के द्वारा पूछा गया है कि आपका चार्टर एक्ट 1813 के संदर्भ में कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है? पहला, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को, चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया।
दूसरा कह रहा है इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज्य की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। तीसरा कह रहा है भारत का राजस्व ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। और चौथा कह रहा है कि कोई भी ऐसा नहीं है जो कि गलत हो, यानी कि सभी सही है। आपको बताना है कि चार्टर एक्ट 1813 के बारे में कौन सी बात है जो सही नहीं है, और ये भी आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। निश्चित ही आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए। आपका क्या है जो सत्य नहीं है, तो आपका जो तीसरा है ये सही नहीं है। कह रहा है कि पहला तो बिल्कुल सही है कि इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़ करके बाकी एकाधिकार समाप्त कर दिए गए। और इसने कंपनी द्वारा जो अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्र थे उस पर ब्रिटिश राज यानी कि क्राउन की संप्रभुता को और भी ज़्यादा सुदृढ़ बनाया, ये तो सही है। तीसरा कह रहा है भारत का राजस्व ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया, नहीं ये गलत है, क्योंकि ये याद रखिएगा कि भारत शासन अधिनियम जो 1858 में आया था इसके द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया था और एक 15 सदस्यीय परिषद को ये काम सौंप दिया गया था, जिसका जो अध्यक्ष था वो मुख्य राज्य सचिव या इसको भारत राज्य सचिव भी कहा गया, उसको बनाया गया था। और ये जो 15 सदस्यीय परिषद है और जो भारत सचिव है, इन दोनों को वेतन भारत के राजस्व से दिया जाना तय हुआ, और जो कि काम तो करेंगे लंदन से, लेकिन उनका वेतन जाएगा भारत के राजकोष से, इसीलिए इसको कहा गया होम चार्जेज। तो आपका तीसरा गलत है। राजस्व ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में कब आया है? 1858 के क्रांति के बाद, मतलब 1858 के भारत परिषद अधिनियम के बाद आया है, जिसके तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल और आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त करके 15 सदस्यीय एक परिषद बनाई गई, साथ ही भारत सचिव का पद भी सृजित किया गया और इन दोनों को वेतन भारतीय जो राजस्व है इससे दिया जाना था, जो कि काम लंदन से करेंगे लेकिन पैसा लेंगे हमसे, और इसलिए इसको हमने होम चार्जेस में जोड़ा था। तो आपका चौथा सही नहीं, क्योंकि ये घटना 1858 में घटित हुई थी। अगला क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही शानदार है और ये रिपीटेड प्रश्न है, इसका उत्तर आप सभी को पता होगा। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको दी गई थी? पहला ऑप्शन है संघीय विधानमंडल को, दूसरा है गवर्नर जनरल को, तीसरा है प्रांतीय विधानमंडल को और चौथा है प्रांतीय राज्यपाल को। तो इसमें तो कोई दम ही नहीं, आप सभी को पता है 3 गोल में सम्मेलन होने के बाद संवैधानिक सुधारों के रूप में हमें जो मिला वो था भारत शासन अधिनियम 1935 और इसके तहत संघीय शासन प्रणाली की नींव रखी गई। पहली बार केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना हुई और इसके तहत केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची बनाई गई, जिसके तहत संघ सूची में 59 विषय दिए गए, राज्य सूची में 54 विषय दिए गए और आपके समवर्ती सूची में 36 विषय को शामिल किया गया और अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल के हाथ में दे दिया गया था। तो याद रखेंगे गवर्नर जनरल हो जाएंगे। ये अधिनियम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से हमने बहुत सारी चीज़ें अपनाया है अपने संविधान में, लगभग 200 से प्लस अनुच्छेद यहाँ से हमने लिया हुआ है। पहली बार यहीं पे देखिए सूचियाँ बनाई गई हैं, संघ, समवर्ती और राज्य सूची। अगला क्वेश्चन भी देखिए बहुत ही बेहतरीन है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन, जिसको डायआर्की कहा जाता है, के सिद्धांत को कौन निर्दिष्ट कर रहा है? पहला कह रहा है केंद्रीय विधानमंडल का 2 सदनों में विभाजन, क्या ये डायआर्की है? 2 सरकारों अर्थात केंद्र और राज्य सरकारों का शुरू किया जाना, क्या ये आपका द्वैध शासन यानी कि डायआर्की है? तीसरा कह रहा है 2 शासक समुच्चय, एक लंदन में और दूसरा दिल्ली में होना, और चौथा कह रहा है प्रांतों को प्रत्यायोजित विषयों को 2 प्रवर्गों में विभाजित करना। कौन सा है जो डायआर्की या द्वैध शासन के बारे में बात कर रहा है? तो याद रखेंगे काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। द्वैध शासन का जो सिद्धांत है ये प्रत्येक प्रांतीय सरकार के कार्यकारिणी में आधिकारिक रूप से क्या कर दिया गया है, जो है लागू कर दिया गया, जिसके तहत जो काम था इसको विभाजित कर दिया गया
और इसी को द्वैध शासन कहा गया। और ये 1919 में जो अधिनियम है उसी के द्वारा प्रारंभ किया गया था कि प्रांतों को जितनी विषय दिए गए हैं उसको दो भागों में बांट दिया जाएगा। एक आपका था आरक्षित और दूसरा था हस्तांतरित। तो इस तरह से जो आरक्षित था वो गवर्नर जनरल के पास होगा, जिसमें खास विषय रखे गए, जैसे सैन्य हो गया, जैसे प्रतिरक्षा हो गया, जैसे राजकोष हो गया। और दूसरा था हस्तांतरित, जो भारतीयों को दे दिया गया, जिसमें कुछ खास चीज़ें नहीं थी। यही था आपका द्वैध शासन, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। अगला देखिए, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किससे संबंधित है? जो आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था ये किससे संबंध रखता है? कह रहा है कि सामाजिक सुधार, दूसरा कह रहा है शैक्षिक सुधार, तीसरा कह रहा है पुलिस प्रशासन में सुधार, और चौथा कह रहा है संवैधानिक सुधार। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप सभी को पता होगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो प्रस्ताव है ये आपका 1919 में लाया गया था, और जिसके तहत क्या किया गया है? संवैधानिक सुधारों पर काम किया गया है प्रांतों में। इसी के तहत आपने देखा था द्वैध शासन लागू किया गया था, और इसके तहत लोक सेवा आयोग का गठन भी भारत में किया गया था। तो लोक सेवा आयोग का गठन भी किया जा रहा है, प्रांतों में द्वैध शासन भी लागू किया जा रहा है, और इसी को कहा गया है आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। और इसी के तहत याद रखिएगा जो भारत सचिव हैं को भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार भी दिया गया, यानी कि जो भारत सचिव हैं वो भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भी कर सकते हैं। ये आपके 1919 के अधिनियम के तहत ही किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में की स्पष्ट परिभाषा कौन सा कर रहा है? आपको बताना है भारत शासन अधिनियम 1919 का स्पष्ट परिभाषा कौन कर रहा है? पहला कह रहा है न्यायपालिका एवं विधान पालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण, दूसरा कह रहा है केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता, तीसरा कह रहा है भारत में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एवं वायसराय की शक्तियाँ, और चौथा कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि कोई भी परिभाषित नहीं कर रहा है। काफ़ी आसान है और बिल्कुल कॉमन सेंस का है, आप लोगों को इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या है जो आपका सही हो जाएगा? तो याद रखेंगे 1919 के अधिनियम के तहत ही पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का स्पष्ट प्रयोग किया गया था, और जिसके तहत आप देखेंगे उत्तरदायी जो शासन है इसमें आंशिक उत्तरदायी शासन व द्वैध शासन दोनों स्थापित हुए थे, और इसी के तहत सभी प्रांतों के विषयों को दो भागों में बांट दिया गया, आरक्षित और हस्तांतरित। तो आपका क्या हो जाएगा? केंद्र एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता, यानी कि केंद्र सरकार के हाथ में कौन से पावर रहेंगे, कौन से क्षेत्र, और प्रांत सरकार के बीच में क्या होगा। तो इस तरह से आपका दूसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। कह रहा है 1919 में भारत शासन अधिनियम के निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख विशेषता नहीं है? 1919 में क्या नहीं हुआ था आपको ये बताना है, या 1919 का कौन सी विशेषता नहीं है आपको ये बताना है। पहला है प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, क्या ये विशेषता है? दूसरा, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, क्या व्यवस्था की गई थी? तीसरा, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण, क्या ये व्यवस्था हुआ था? और चौथा कह रहा ऐसा कोई नहीं है जो ना हुआ हो, यानी कि सभी सही हैं। तो आप बताएंगे क्या है जो नहीं हुआ था, और आप सभी को ये बिल्कुल और बिल्कुल पता होना चाहिए क्या है जो नहीं हुआ था। तो आप सभी को पता है कि जो आपके मुसलमान हैं इनके लिए जो पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का व्यवस्था किया गया है वह 1900 कब किया गया है? 9 में किया, मार्ले मिंटो के तहत। 19 की घटना ये नहीं है, पहला तो बिल्कुल सही है और दूसरा भी बिल्कुल सही है कि केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्तियों का हस्तांतरण या स्थानांतरण किया गया था। तो पहला तीसरा बिल्कुल सही है, दूसरा सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, पिट्स इंडिया एक्ट के संबंध में कौन सा कथन है जो कि असत्य है? पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में क्या है जो आपका असत्य है, आपको ये बताना है। पहला कह रहा है इसके तहत ब्रिटिश सरकार का कंपनी के मामलों तथा उसके भारतीय प्रशासन पर नियंत्रण हो गया। दूसरा कह रहा है इस एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। तीसरा कह रहा है इस कानून ने बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को युद्ध, कूटनीति और राजस्व के मामले में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र कर दिया। चौथा कह रहा है इस कानून ने भारत के शासन को गवर्नर जनरल तथा 3 अन्य सदस्यों वाले काउंसिल के हाथों में दे दिया। आपको बताना है कि आपका जो पिट्स इंडिया एक्ट है इसके बारे में कौन सी बात है जो सत्य नहीं है।
और ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए बच्चा लोग दीजिएगा उत्तर क्या है जो कि आपका सही हो जाएगा, और ये आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप सभी को इसका उत्तर बिल्कुल और बिल्कुल पता होना चाहिए, जो कि आपका असत्य बताना है। और जो असत्य है वो कौन सा हो जाएगा, तो आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है ये आपका सत्य नहीं है, जो कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत जो बंगाल का गवर्नर जनरल है इसको काफ़ी पावरफुल बनाया गया, और इसी के तहत क्या किया गया, इसने ब्रिटिश सरकार का कंपनी के मामले में और प्रशासन में नियंत्रण को बढ़ाया था। सही है। इस एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था, ये भी सही है। इस कानून ने भारत के प्रशासन में गवर्नर जनरल तथा 3 अन्य सदस्यों वाले काउंसिल के हाथों में इसको दे दिया था। तीसरा गलत है, क्योंकि इस कानून के तहत बम्बई मद्रास प्रेसिडेंसी को युद्ध, कूटनीति और राजस्व के मामले का निर्णय लेने का अधिकार बंगाल के गवर्नर जनरल को दे दिया था। किसको दे दिया है, तो इन दोनों के जो अधिकार हैं इसको स्पष्ट तौर पे बंगाल के अधीन कर दिया गया कि ये बंगाल के अधीन रहेंगे। इन पर सारे जो निर्णय हैं, चाहे युद्ध हो चाहे वो राजस्व के मामले हो, ये सब निर्णय बंगाल लेगा। तो इनकी शक्तियाँ घटा दी गई, बंगाल को पावरफुल कर दिया गया, क्योंकि बंगाल में थे गवर्नर जनरल। आपका अगला क्वेश्चन देखिए, आपको बताना है किस एक्ट के तहत भारतीय व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर सभी ब्रिटिश नागरिकों को भारत के साथ व्यापार करने की छूट दी गई। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी। पहला है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, दूसरा है 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत, तीसरा है 1833 के चार्टर एक्ट के तहत, और आपका नेक्स्ट है 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। तो इसमें आप लोगों को कोई समस्या नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी आप सभी को पढ़ाया है कि आपका 1813 के चार्टर एक्ट के अनुसार भारतीय जो व्यापार है इस पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया और सभी ब्रिटिश नागरिकों को भारत के साथ व्यापार करने की छूट दे दी गई थी। केवल चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार पर इनका एकाधिकार बना रहा, बाकी एकाधिकार इनका समाप्त कर दिया गया था। आगे चल के 1833 में इनका चीन के साथ जो आप चाय का व्यापार है और चीन के साथ जो व्यापार पर एकाधिकार था इसको भी 33 में समाप्त कर दिया जाएगा। 20 साल के बाद ये अधिकार भी इनसे छीन लिया जाएगा। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने 1833 में किसकी अध्यक्षता में भारतीय कानूनों को संहिताबद्ध करने के लिए एक विधि आयोग का गठन किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत सरकार ने 1833 में किसकी अध्यक्षता में भारतीय कानूनों को संहिताबद्ध करने के लिए एक विधि आयोग बनाया था। पहला है जेम्स प्रिंसेप, दूसरा है विलियम बेंटिक, तीसरा है एल फिंस्टन और चौथा है मैकाले। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी जो है एक तरीके से कि अंडरस्टैंडिंग का है। आप सभी को ये पता होना चाहिए जो ब्रिटिश सरकार है इन्होंने 1833 में लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व में भारतीय कानूनों को संहिताबद्ध करने के लिए एक विधि आयोग नियुक्त किया था। तो याद रखेंगे कौन हो जाएंगे, तो ये कौन है, अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, मैकाले कर रहे हैं। अगर गवर्नर जनरल पूछता तो विलियम बेंटिक हो जाते, लेकिन पूछ रहा किसके नेतृत्व में किया गया, तो मैकाले के नेतृत्व में कानूनों को संहिताबद्ध करने का जो काम है ये विधि आयोग नियुक्त किया गया है 1833 ईस्वी में। तो गवर्नर जनरल होते तो बेंटिक, नेतृत्व पूछ रहा है तो मैकाले। आज का आखिरी प्रश्न और बहुत ही शानदार प्रश्न, ब्रिटिश काल में किस एक्ट में विद्वान भारतीयों को बढ़ावा देने तथा देश में आधुनिक विज्ञान और विज्ञान को प्रोत्साहन करने के लिए सिद्धांत को शामिल कर लिया। यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश काल में जो एक्ट है या अधिनियम कहिए, किस एक्ट के तहत ठीक है, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। ब्रिटिश काल में किस एक्ट में विद्वान भारतीयों को बढ़ावा देने तथा देश में आधुनिक विज्ञानों के ज्ञान को प्रोत्साहित करने के सिद्धांत को शामिल किया गया था। तो विज्ञानों के ज्ञान को प्रोत्साहित करने के लिए शामिल किया गया था। आपको ये बताना है, फटाफट उत्तर दीजिएगा क्या हो जाएगा। तो आपके सामने है ऑप्शंस और आपको देना है इसका उत्तर, फटाफट दीजिएगा उत्तर। कह रहा है 1784 पिट्स इंडिया एक्ट, दूसरा कह रहा है 1813 का चार्टर एक्ट, तीसरा कह रहा है 1892 का
इंडियन काउंसिल एक्ट और चौथा कह रहा है 1833 का चार्टर एक्ट। आप सभी को पता होगा ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और जो विद्वान हैं जो कि भारतीय हैं इन सभी को बढ़ावा देने के लिए, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने की जो बात है वो 1813 के चार्टर एक्ट में ही किया गया था। तो याद रखिएगा ये प्रोत्साहन करने का काम कब किया गया, 1813 के चार्टर एक्ट में, जिसमें शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए, विद्वानों को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख रुपए का आवंटन किया गया। हालांकि इस रुपए का कोई यूज़ नहीं हो पाया विलियम बेंटिक के टाइम पीरियड तक, क्योंकि ये प्राच्य और अंग्रेजी विवाद के रूप में ये चलता रहा, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो उम्मीद है कि आज के सारे प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे और साथ ही जो मैंने व्याख्या के दरमियान बातें बताई हैं उनको भी याद कर लीजिएगा। इससे आप लोगों के बहुत ज़्यादा प्रश्न तैयार हो जाएंगे। 30 प्रश्न पढ़ाए हैं लेकिन इतने सारे तथ्य बताए हैं कि इससे आपके 100+ क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे जो आयोग के द्वारा बार बार पूछे जाते हैं। तो एक्सप्लेनेशन पे भी ध्यान दीजिएगा बच्चा लोग। उम्मीद करेंगे क्लास अच्छा लगा होगा और आप लोगों को आज की क्लास को पढ़ के कुछ नया चीज़ सीखने को भी मिला होगा। तो हम लोग फिर मिलेंगे ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ। आप लोगों का प्यार और आप लोगों का सहयोग बहुत अच्छा लगता है और साथ ही आप लोगों को बढ़िया परफॉर्मेंस दे के मतलब करते हुए देखकर भी बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसे ही प्रयास जारी रखिए, ईमानदारी के साथ मेहनत करते रहिए, ज़रूर अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। अब चलते हैं, कल मिलेंगे। थैंक यू सो मच।